Hi guys, welcome back to my YouTube channel TU Scholars. So guys, in this video I'll be covering about maximum portion of Unit 4. I've also already covered Unit 1. Unit 2 का almost 50% is over. यूनिट 3 का भी 50% इज़ ओवर एंड यूनिट 4 भी अभी मैं 50% कर दूँगी, ऑलमोस्ट 60 to 70% कर दूँगी. एक चैप्टर रह जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी बिकॉज वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है. दैट इज़ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड ई वे बिल. वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है. आई बी कवरिंग इन नेक्स्ट वीडियो. अभी इस वीडियो में आई बी कवरिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रिटर्न्स अंडर जीएसटी. ठीक है, तो इससे आपका यूनिट 4 भी हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा. मैंने हाफ इसलिए किया बिकॉज सीक्वेंस जैसे मैं फॉलो करूँगा, अगर आप इस सीक्वेंस में ही लर्न करोगे और अंडरस्टैंड करोगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा. बिकॉज जैसे चैप्टर्स बुक में दे रखे हैं दैट इज़ टू रॉ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये थोड़े चैप्टर्स जो मिक्स हो रखे हैं. जैसे मैंने जब आपको एग्जाम्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको आरसीएम की बता दी. अब मैं आपको जब आईटीसी बताऊंगी तो उसमें आप देखोगे जैसे ही, तो आईटीसी में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ आरसीएम एंड एग्जाम्शन वाला पोर्शन होगा, तो वो ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं. तो दैट्स वाई अगर आप थोड़ा सा इस फ्लो से चलेंगे तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो पाएगा. इसके बाद आई विल बी कवरिंग पहले डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो इसके यूनिट 4 का ही पार्ट है. उसके बाद आई विल बी कवरिंग विद आईटीसी कंप्लीट होते ही आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद लास्ट में आई विल बी कवरिंग प्रैक्टिकल पोर्शन जो यूनिट 2 में रिमेनिंग है. दैट इज़ आर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये तीनों चैप्टर्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल पोर्शन. ठीक है, इससे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए मैं वो लास्ट में करूँगी ताकि आपका एक साइड पे पहले सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे. उसके बाद आई विल बी कवरिंग एक वीडियो में ही कस्टम्स, क्योंकि वो कस्टम्स ज़्यादा थ्योरेटिकल है और आउट ऑफ जीएसटी है बिल्कुल, मतलब जीएसटी से बिल्कुल उसका लिंक नहीं है. सो वो इसलिए बिल्कुल लास्ट में करेंगे. तो आई होप आपको फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट समझ आएगा और इस हिसाब से ही आप फॉलो अप करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस का चैप्टर. सो बेसिकली इसमें से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे बट इतने ज़्यादा नहीं आएंगे. थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है बट मैक्सिमम ऑफ इसमें भी थ्योरी है. सो पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन द कोर, इसका एसेंस क्या है चैप्टर का. पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज़ ऑल अबाउट कि जब आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट है व्हेन एज अ सप्लायर, आपको पूरे उसमें देखना है कि यू एक्ट एज अ सप्लायर. तो अगर आप सप्लायर होते हो तो आप सेल करते हो, तो सेल करके आपको आपके लाइबिलिटी अराइज होती है टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट. तो वो आपकी होती है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, राइट. तो अगर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आपकी और आपने जब परचेजेस भी करी होंगी तो आपने टैक्स पेमेंट किया होगा, वो आपका एसेट होता है क्योंकि वो किसी और की लाइबिलिटी है जो आपका सप्लायर होगा. तो वो आपका एसेट होता है, मतलब वो आईटीसी होता है, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है. तो अब जब हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से अपना इनपुट टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास बचती है लाइबिलिटी जो हमें पेमेंट करनी होती है, नेट अमाउंट टू द अथॉरिटीज़, टू द गवर्नमेंट. तो वो जो पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ऑफ द लाइबिलिटी, वो नेट अमाउंट हमने पेमेंट करना है, वो कैसे पेमेंट करना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस में. ठीक है, तो इसमें मैंने नोट्स भी बना लिए हैं. थोड़ा छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपकी इस फ्लो में चलता है. आउटपुट टैक्स होता है जो आपने सेल्स पे टैक्स पेमेंट देना है, माइनस जितना आपने परचेजेस पे टैक्स दे दिया है और जितना नेट आपका पेमेंट होता है वो कैश में होता है. तो जब आप रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप अपना जीएसटी आईएन नंबर जनरेट करते हैं. मतलब आपका जब टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हो, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई सा भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको जीएसटी आईएन नंबर मिलता है. ठीक है, तो जब आप जीएसटी आईएन नंबर से पोर्टल पे, मतलब जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर लॉग इन करते हो, तो आपको वहाँ पर ऑलरेडी 3 लेजर्स मिलती हैं जो बिल्ट इन होती हैं. तो 3 लेजर्स कौन कौन सी होती हैं. पहले होती है आपकी ई कैश लेजर, दूसरी होती है ई क्रेडिट लेजर एंड थर्ड इज योर ई लाइबिलिटी रजिस्टर. ये 3 रजिस्टर्स एंड लेजर्स होती हैं जो आपको ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं इनटू योर पोर्टल जब आप उस पर लॉग इन करते हो, राइट. तो आपको इसका क्या काम है, ये जो 3 आपको लेजर्स मिले हैं इनका क्या काम है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो और आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर बार जब भी इस चैप्टर को समझ रहे हो तो यू आर स्टडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सप्लायर एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रेसिपिएंट और समथिंग सम अदर पर्सन. ठीक है, तो आपको सप्लायर के थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचना है क्योंकि इसमें एक बेसिकली लाइबिलिटी और एसेट्स का ही गेम है. किसकी कौन सी लाइबिलिटी है, किसका कौन सा एसेट है, ये आप तभी समझोगे अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा, राइट. सो एक बार हम बुक से देख लेते हैं कैसे कैसे हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट
these all liabilities lie with the सप्लायर कि उसको ये सारी लाइबिलिटीज़ देनी होती हैं. CGST, STST, UTGST, IGST, ये मैंने आपको बता दी कि कौन सी लाइबिलिटी कब देनी होती है. अगर इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो तो आप CGST, STST दोगे और UTGST दोगे, और अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो तो IGST लेवाई होता है. ठीक है, इसके रेट्स भी आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी बता दिए हैं. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पेमेंट कौन सी होती है? फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST एंड SGST, UTGST जो भी आपका होगा. एंड उसके बाद फॉर इंटर स्टेट सप्लाई योर IGST इज़ एप्लीकेबल एंड TDS TCS होता है, ये आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा. एंड सम अदर पेमेंट्स जैसे कि फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट और ये सब कुछ जो भी आपके ऊपर लेवाई होता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. आपके मतलब रिकॉर्ड्स के हिसाब से आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन लाइबल कौन से होते हैं टू पे GST. तो जनरली सप्लायर इज़ लाइबल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया दैट यू हैव टू सी यू एज टू योर पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी ऑफ अ सप्लायर इज़ लाइबल टू पे GST. एंड इन सम केसेस सम अदर पर्सन्स आर लाइबल, मतलब RCM भी हो सकता है, कभी रेसिपिएंट्स को भी देना पड़ सकता है. वो हमने RCM के चैप्टर में रिसेंट वीडियो में मैंने कवर कर दिया. अपडेटेड वीडियो अपलोड हो चुकी है, यू मस्ट चेक इट आउट. कौन कौन से केसेस हैं? इंपोर्ट्स पे RCM लगता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे वेंडर्स एंड अबव स्पेसिफाइड लिमिट, ये अलग सेक्शन है. एंड देन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इस पे भी RCM लगता है. ठीक है, तो ये कौन कौन लाइबल होता है वो चीज़ उन्होंने मेंशन कर दिया. जनरली सप्लायर, इन अदर केसेस RCM, या तो TDS का होएगा, गवर्नमेंट होगी, या फिर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, वो भी TCS के लिए. ठीक है, सो पहली बात आ गई इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स. ई लेजर्स कौन कौन सी होती हैं, यही इन्होंने बोला है यहाँ पर. एक कैश लेजर होती है, क्रेडिट लेजर होती है, और लाइबिलिटी रजिस्टर होता है. ठीक है, उसके बाद लीगल प्रोविजंस 49 सेक्शंस के नेम दिए हैं, आपको लर्न करने हैं कर लो, नहीं करने नहीं करो, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तो आपको सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी सेक्शन के किसी प्रोविज़न के बारे में बात कर रही हूँ तो वो इस तरह से परफॉर्म होता है. सेक्शन नहीं भी याद होएगा, इट विल वर्क, नथिंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद की फीचर्स कौन कौन से होते हैं? पेमेंट ऑफ अंडर GST, नो मैनुअली प्रिपेयर चलान, मतलब सारा कुछ सब कुछ लग रहा है, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली वर्क कर रहा है, मैनुअली प्रिपेयर नहीं होता. ऑनलाइन पेमेंट होती है. टैक्स कलेक्शन, जो हम रिटर्न्स भी फाइल करते हैं या कुछ भी पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ डन ऑन अ पोर्टल. GST का पोर्टल होता है, उस पर वर्क होता है, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली होती है. रिमेंबर दैट कि जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं GST की, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं. जब भी रिटर्न फाइल करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस उसके साथ ही होता है. ऐसे इनकम टैक्स की तरह नहीं होता कि यू आर पेइंग इंटरेस्ट बाद में एंड रिटर्न आपकी कभी भी जा रही है, तो ऐसे नहीं होता. GST में व्हेन यू फिल आउट दैट रिटर्न, उसके साथ ही आपको टैक्स की पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो वो ऑनलाइन ही जाती है. टैक्स कलेक्शन का फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक रहता है. देन पेपरलेस इन्वायरमेंट होता है, एंड ऑटोमेटिकली रिकनसाइल वो होता रहता है, ऑटो पॉपुलेट होता रहता है. सारा सिस्टम उसी तरह डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार याद कर लेना, बिकॉज इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इसमें सिर्फ लर्निंग पोर्शन है, ये आप लर्न कर लेना. सो हार्ड टू वर्क ऑन. ओके, सो टॉकिंग अबाउट ई कैश लेजर, पहले ना नोट से कवर कर लेते हैं, फिर आपको मैं यहाँ से भी बता दूंगी क्या क्या उसमें है. ठीक है, सो यहाँ पर पहले है दैट सेल अगर रिकॉर्ड हो रही है तो वो GSTR 1 में रिकॉर्ड होती है. ये सारा ना मैंने रिटर्न्स का भी साथ में ही लिख दिया, बट रिटर्न्स के चैप्टर में करेंगे. लेट्स मूव टूवर्ड्स ई कैश लेजर. सो ई कैश लेजर ये रही. सो ई कैश लेजर क्या कहती है कि ई कैश लेजर मतलब जहाँ पर आपका कैश होता है, नॉट द ITC बट कैश होता है. ITC होता है, वो होता है क्रेडिट लेजर में. तो मेजरली जो कैश लेजर होती है दैट इज़ मेंटेन्ड मेजर हेड वाइज एंड माइनर हेड वाइज. ठीक है, इनके मेजर एंड माइनर हेड्स होते हैं. जो इसका बैलेंस होता है कैश लेजर का, वो इंटरचेंजेबिलिटी उसमें पॉसिबल होती है. मतलब अगर मेजर हेड का आपको माइनर हेड में सेट ऑफ करना है या माइनर का मेजर में सेट ऑफ करना है, दैट इज़ अलाउड, बट ये कईयों में अलाउड नहीं होता, सिर्फ कैश लेजर में इट इज़ अलाउड. जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट ई क्रेडिट लेजर, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि ITC कैसे यूटिलाइजेशन के स्टेप हैं ये, कि इफ़ यू हैव ITC ऑफ IGST, तो वो आप
पहले तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज़ करोगे और उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज़ करोगे। कैसे? अब जैसे आपने सेल्स करी इंटरस्टेट, तभी आपके पास आईजीएसटी आएगा, आईटीसी उसका आईजीएसटी आएगा, आईटीसी का आईटीसी आएगा आईजीएसटी लाइबिलिटी का। ठीक है, तो आपकी अगर आप इंटर स्टेट परचेज भी कर रहे हो तो आप उसकी परचेज की लाइबिलिटी के साथ इसको सेट ऑफ कर सकते हो। बट और पहले इसकी प्रायोरिटी इंटरस्टेट वाले की आएगी। अगर आपके पास बच जाएगा कोई तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए इस आईटीसी का यूज़ कर सकते हो। बट आपने करी इंट्रा स्टेट सेल, मतलब विद इन हरियाणा या विद इन पंजाब आपने सेल आउट करी, तो आपके पास आया सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस एज आईटीसी। ठीक है, तो फिर आप इसकी ये जो आपका एसेट है, ये जो आपका आईटीसी है, इसका सेट ऑफ कर सकते हो। सिर्फ सबसे पहले सीजीएसटी है तो फिर पहले सबसे सीजीएसटी करोगे, और अगर आपका बच जाता है तो आप आईजीएसटी कर सकते हो। यहाँ पर एसजीएसटी की लाइबिलिटी सेट ऑफ नहीं हो सकती। लाइकवाइज एसजीएसटी में भी है और यूटीजीएसटी में भी है, तो सिर्फ आईजीएसटी यूज़ हो सकता है इसके लिए। तो ये वही कह रहे हैं कि दिस इंटरचेंजेबिलिटी कि आईजीएसटी सीजीएसटी के लिए हो रहा है, सीजीएसटी आईजीएसटी के लिए हो रहा है, एसजीएसटी आईजीएसटी, ये जो इंटरचेंजेबिलिटी है ये ई क्रेडिट लेजर में पॉसिबल है। आईटीसी इज ई क्रेडिट लेजर ओनली, इसको आप ई क्रेडिट लेजर समझ के ही चलो, क्योंकि इसमें सिर्फ ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी का ही बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, बट ई कैश लेजर में ऐसी इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे इसमें नहीं है कहीं पे, जैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी की इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड नहीं है, बट इसमें इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड है। इनका सिर्फ कहने का इतना मतलब है। ये चीज़ आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको काम आएगी। मे बी आप थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ कि ऐसे क्या क्या हो रहा है, बट जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो तब आपको समझ आएगा कि किसका बैलेंस किसके साथ सेट ऑफ होएगा। ठीक है, तो ई कैश लेजर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसमें मेजर माइनर हेड जैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और न्यू जो अमेंडमेंट आई है एज पर FA 2022, दैट इज़ फाइनेंस एक्ट 2022, जब आप डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन में दो डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सनस में इंटरचेंजेबिलिटी पहले अलाउड नहीं थी, बट ये चेंज आने के बाद इंटरचेंजेबिलिटी इज़ अलाउड, प्रोवाइडेड कि जो आप एक डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन से अदर डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो अदर डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन है उसके पास कोई भी लाइबिलिटी ऑलरेडी अराइज नहीं होनी चाहिए। या तो उसने पेमेंट कर दी हो या उसके पास लाइबिलिटी हो ही ना, मतलब उसका जो आप पेमेंट जो इंटरचेंजेबिलिटी कर रहे हो उसके पास उसकी फ्री विल होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे खाली होना चाहिए ताकि आपको कोई अदर लाइबिलिटी अराइज ना हो। ठीक है, इसका ये मतलब है। ई कैश लेजर मेजरली इससे आप समझोगे तो समझ आएगा कि डेबिट साइड इसका आता है कि पेमेंट करते हो आप, इसमें आप पीओवी ऑफ सप्लायर लेके चलोगे, ये नहीं कहोगे कि हाँ लाइबिलिटी हो तो आप इसको डेबिट साइड कैसे लिख रहे हो। आप इसमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका ये पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो पेमेंट इस डेबिट साइड में आएगी। टैक्स पेमेंट कर सकते हो कैश लेजर से, आरसीएम के टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। आरसीएम का टैक्स, पेनल्टी, फीस, ये जो सारे और इंटरेस्ट, ये जो सारे हैं ये सिर्फ कैश लेजर से पेमेंट हो सकते हैं। कभी भी ये जो सारी पेमेंट्स हैं ये क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं हो सकती। ये आप याद रखना, क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो सारी चारों पेमेंट है ये सिर्फ कैश लेजर से हो सकती है। टैक्सेस तो चलो आईटीसी से हो सकता है, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया आईटीसी से सिर्फ टैक्सेस होते हैं। बाकी सारी जो आरसीएम, पेनल्टी, इंटरेस्ट और ये सब कुछ है, इसकी पेमेंट इज़ ऑलवेज डन थ्रू कैश लेजर। ठीक है, पहले तो डिपॉजिट आता है कैश का, किसी से भी आ सकता है, या तो आपका पास एसेट ऑलरेडी पड़ा होगा, आपने ऑलरेडी डिपॉजिट किया है, या आपका पास आता है टीडीएस टीसीएस कलेक्ट करके जो बैलेंस आता है वो सारा कैश लेजर के क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, उसके बाद उससे पेमेंट करते हो वो डेबिट साइड में कम हो जाती है, फिर इसके बाद जो नेट बैलेंस बचता है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये कैश लेजर का कॉन्सेप्ट है। अब लेट्स सी कि बुक में क्या है। कैश लेजर इज अकाउंट वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिट्स और रिसीट्स और यूटिलाइजेशन टूवर्ड्स लाइबिलिटीज आर मेंटेन्ड, ये मैंने आपको बता दिया। लेजर इज मेंटेन्ड ऑन जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल भी होता है, स्टार्टिंग में ही बात होगी हमारी। इसका PMT 05 फॉर्म होता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर द इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ लेजर ऐसे होता है दैट ई कैश लेजर इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट डिपॉजिटेड, जैसे हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, एंड डेबिटेड विद द पेमेंट देयर ऑन एंड टूवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेमेंट और पेनल्टी एंड फीस। आरसीएम का भी यहीं से पेमेंट होता है, आरसीएम की लाइबिलिटी जो होती है वो यहीं से पेमेंट आउट होती है। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन करी है।
क्रेडिट होती है कैश रिसीट, डेबिट होती है लाइबिलिटी पेमेंट। मोड्स ऑफ डिपॉजिट, कैसे कैसे डिपॉजिट आ सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आ सकता है, आप खुद कर रहे हो, यूपीआई के थ्रू आ सकता है, आईएमपीएस के थ्रू आ सकता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आ सकता है, मतलब आप जो वॉलंटरी कर रहे हो वो हो सकता है, आरटीजीएस एंड डिपॉजिट अप टू 10,000 पर चलान टैक्स पीरियड, ठीक है। Every deposit made by person using above mentioned mode shall be credited to the electronic cash ledger of the concerned person, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10,000 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कर रहे हो तो 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, वरना आपको अप टू 10,000 ही करना है। एंड पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑन देयर बिहाफ, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ और एनी अदर पर्सन जो कर रहा है वो उसका जो भी ऑर्डर्स होंगे उस हिसाब से। देन पेमेंट्स बाय नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, जो पर्सन नॉन रजिस्टर्ड है वो कैसे पेमेंट करेंगे। एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी देखा था कि टीआईएन के थ्रू पेमेंट होती है, जैसे एनआरटीपी या सीटीपी होते हैं उनके केसेस में उनको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, या जो एम्बेसीज होती हैं उनको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है कॉमन पोर्टल के थ्रू जब वो रजिस्टर करते हैं अंडर जीएसटी। तो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो मैंने आपको बताया था 90 डेज़ का टाइम पीरियड भी होता है, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब उन्होंने पेमेंट करनी है तो भी वो कैश लेजर से करेंगे थ्रू देयर टीआईएन, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ चलान दे दिया इन्होंने पीएमटी 06 में दे रखा है। देन स्टेप्स ऑफ क्रेडिटिंग इन ई लेजर, जनरेट ई चलान में पहले चलान बनाना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी मोड से पेमेंट करो और सक्सेसफुली क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल जैसे होता है हर बारी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट ऑफ क्रेडिट इनटू ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट इज डीम टू बी द डेट ऑफ डिपॉजिट एंड नॉट द एक्चुअल डेट ऑफ डेबिट ऑफ अमाउंट। मतलब जब डेबिट आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं और जब आपके अकाउंट पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम गैप होता है, तो वो काउंट कहाँ से शुरू होएगा डेट ऑफ क्रेडिट, जब आपके अकाउंट मतलब आपके लेजर में अपने आपके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे आपके अमाउंट विजिबल होगा, उस डेट को डेट ऑफ क्रेडिट माना जाएगा। ये वही कह रहे हैं। दैट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन लेजर, वो कैसे मेंटेन करता है, थ्रू द इन्फॉर्मेशन उनके पास जो ऑलरेडी है। ये होते हैं मेजर और माइनर हेड, जो मैं आपको भी कह रही थी। मेजर हेड आईजीएसटी और ये सब कुछ, और माइनर होते हैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेमेंट, फी और अदर्स, ठीक है। तो ये आपके हेड्स हैं। इसका जो इनका यहाँ पर लिखा है कि मेंटेन्ड इंटरचेंजेबिलिटी इज़ पॉसिबल अमंग मेजर एंड माइनर हेड, मतलब आईजीएसटी का पेमेंट कहीं पर भी जा सकता है, ये नहीं है कि वो 2 या 3 जगह ही जाएगा कि सिर्फ टैक्स के लिए जाएगा या इंटरेस्ट के लिए जाएगा। आईजीएसटी कैन बी पेड टू सेट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनीथिंग एल्स, ठीक है। ऐसे कह रहे हैं वो अगर कैश से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। सो व्हेन रिफंड इज क्लेम्ड 8710 रूल 8710 की बात हो रही है, दैट इट इज़ डेबिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली। मतलब अगर आपने कभी ना आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर देते हो, या आपको जैसे सीटीपी या एनआरटीपी के केस में होता है, जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई तभी आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है, तो कई बार वो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हो क्योंकि एक ओवर द एज लेके चलते हैं, तो जब वो एक्स्ट्रा पेमेंट का आपको रिफंड मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट का जो रिफंड आएगा वो आपके क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में आएगा, ना कि क्रेडिट लेजर में, ठीक है। तो वो कैश लेजर की यही बात करें, वो रूल 8710 में लिखा है। देन एनी डिस्क्रिपेंसी, a registered person shall upon the noticing any discrepancy in his cash ledger communicate the same to the officer through the common portal in the PMT 04। ये आपको ना जो फॉर्म्स है इसके याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस इन्होंने दिया, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, यही इन्होंने बताया कि कैसे ट्रांसफरेबिलिटी होती है, इंटरचेंजेबिलिटी होती है, इसके यही पॉइंट्स हैं, एक बार आप खुद से भी रीड कर लेना। देन कम्स दी ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर इज़ बेसिकली सेल्फ असेस्ड आईटीसी ओनली। आईटीसी का मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बता दिया क्या होता है। जब आप ये देख लो, ये आउटपुट टैक्स होता है आपके पास, जो आपने सेल से आपका लाइबिलिटी अराइज हो रही है। इनपुट टैक्स होता है जो आपने परचेज पे टैक्स पेमेंट किया, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी आती है नेट टैक्स लाइबिलिटी। जो ये लाइबिलिटी होती है ये हमारे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होती है। जो इनपुट टैक्स होता है जो परचेजेस पे दिया है वो हमारे ई क्रेडिट लेजर या इसको आईटीसी बोलते हैं। और जो आपकी प्रॉपर ग्रॉस लाइबिलिटी है आउटपुट टैक्स की, जो आपने सेल्स पे टैक्स दिया, टैक्स पेमेंट कलेक्ट करी है आपके रेसिपिएंट्स कस्टमर से, वो आपकी ई क्रेडिट लेजर में जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है, इस चीज़ को याद रखना, इससे ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आईटीसी या फिर ई क्रेडिट लेजर के बारे में बात करते हैं। वैसे ना आईटीसी का जो प्रॉपर चैप्टर है उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से इसको समझाना पसंद करूँगी क्योंकि उसके रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। वही इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, रिपीटेड सारा टेक्स्ट है। कंडीशंस टू यूज़ 16A की 16(1) की कंडीशंस हैं ये सारी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। देन मैक्सिमम अमाउंट, रिस्ट्रिक्शंस 86B की,
99% रूल वाला, ये सारा ना मैं आपको इनकम टैक्स के उसमें कवर करूँगी ताकि उसमें आपको एक ही बार में समझ आ जाए। तो इसको हम इधर अभी पेंडिंग रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आई विल कवर आईटीसी के साथ ही, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ये सारा रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी आपको तभी समझ आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में, ई लाइबिलिटी रजिस्टर। सो पहले यहाँ से सिर्फ इतना देख लो ई क्रेडिट लेजर का कि एक तो ये हमारे लिए एसेट होती है क्योंकि हमने ये पेमेंट कर रखी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, इसको ही हम आईटीसी भी बोलते हैं। और इसका बैलेंस जो हम माइनस करके बचाते हैं, जैसे इसमें पहले क्रेडिट होता है आईटीसी का बैलेंस और उससे हम टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते। तो जब इसका जो बैलेंस बचता है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही अभी इस चीज़ के लिए इतना ही रेलेवेंट है, बाकी आपको आईटीसी के चैप्टर में बताऊंगी। सो ई लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, उसके ऊपर हमने देखा कि हमारी जो ये नेट लाइबिलिटी आ रही थी इसको हम ये जो हमारी ग्रॉस लाइबिलिटी आ रही थी इसको हम ई क्रेडिट लेजर में डाल रहे थे, ठीक है, ई लाइबिलिटी रजिस्टर में डाल रहे थे। तो ये हमारी एक तरह से लाइबिलिटी होती है और जो गवर्नमेंट होती है इसके लिए वो एसेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, दैट ट्रांसफरिंग शुड बी अनपेड लाइबिलिटी उसकी नहीं होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन में जब हम इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं, ये कैश लेजर का पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। तो लाइबिलिटी का हम बुक से देख लेते हैं, दैट ई लाइबिलिटी रजिस्टर हैज़ नॉट बिन डिफाइंड, पहले तो डिफिनेशन इसकी कोई भी नहीं है, दैट प्रोवाइड्स ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन टू बी मेंटेन्ड इन सेपरेट रजिस्टर। मतलब जो भी लाइबिलिटी एक टैक्सेबल पर्सन की मेंटेन हो रही है वो सारी एक जगह एक सेपरेट रजिस्टर में आनी चाहिए, उसको ही हम ई लाइबिलिटी रजिस्टर बोलते हैं। Then it reflects total liability of taxpayer and rule 85(2) sub rule 2 of CGST rules provide e liability register as the debit with the following। डेबिट की किस चीज़ से होता है, पहले तो अमाउंट पेबल टूवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट, कोई भी आपकी लाइबिलिटी होती है उससे डेबिट होता है एज पर रिटर्न फाइल। एंड कोई भी अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि ये पेमेंट अगर आपको उसको आपकी लाइबिलिटी बनानी है आपके कोई भी आपके एक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी कर सकता है एक्ट, तो वो भी डेबिट साइड ही आपकी लाइबिलिटी शो होगी। देन द अमाउंट ऑफ टैक्स और द इंटरेस्ट एज अ रिक्वेस्ट ऑफ मिसमैच ऑफ अंडर सेक्शन 42, 43 और 50 एंड इंटरेस्ट और मे अक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई भी मतलब एक तरह से सिर्फ जो लाइबिलिटी आपकी राइज हो रही है जो आपको पेमेंट खुद से करनी पड़ेगी, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर डेबिट साइड ऑफ ई लाइबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, सबसे पहले तो आप प्रीवियस टैक्स पीरियड जो आपका बन रहा है उसका आप पेमेंट करोगे, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का पेमेंट करोगे, और उसके बाद आपकी कोई भी डिमांड अंडर 73, 74 मतलब आपकी इंटरेस्ट फीस पेनल्टीज़ और ये सब कुछ जो आपके पेनल्टीज़ का अमाउंट है, दैट वो आपको लास्ट में पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रिजम्पशंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ऑन दी सप्लायर ओनली। देन मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट टूवर्ड्स दी लाइबिलिटी, कैसे कैसे पेमेंट होती है। सबसे पहले तो आउटपुट टैक्स, डेबिट दी क्रेडिट लेजर एंड क्रेडिट दी लाइबिलिटी रजिस्टर। क्रेडिट करेंगे तो मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, उल्टा चलता है इसमें। अब इसमें कॉन्सेप्ट अपना अकाउंट्स वाला मत लाना, क्योंकि इसमें हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डेबिट हो जाएगी लाइबिलिटी एंड डेबिट हो जाएगा क्रेडिट लेजर एंड क्रेडिट हो जाएगी हमारी लाइबिलिटी रजिस्टर, और फिर हमारी पेमेंट क्रेडिट लेजर से हो जाएगी टुवर्ड्स एनी लाइबिलिटी यू वांट टू पे ऑफ। देन अगर आप कैश लेजर से पेमेंट करना चाहते हो तो उसमें होएगी कैश लेजर डेबिट होएगी और लाइबिलिटी रजिस्टर आपका क्रेडिट हो जाएगा, उससे आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है कि वो कैसे सेट ऑफ होता है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। ये आईजीएसटी और सीजीएसटी ऐसे इसका ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ है ये एक तरह से आईटीसी का। इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सीजीएसटी, एसटीएसटी और यूटीजीएसटी आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होते, बट आईजीएसटी सबके साथ सेट ऑफ हो सकता है। देन यूटिलाइजेशन, ये भी यही चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज़ सेम, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, ये रूल 88A है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी लिखी है। उसके बाद इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स आ गए, देखो इन्होंने ये लिखा है आईटीसी और सीजीएसटी आईजीएसटी की तरफ हो सकता है, आईजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी, और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर अपने वे में लिख दिया, सेम ही चीज़ है। इसके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लेना। और क्वेश्चंस अब आ जाओ ड्यू डेट पे। तो पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर नहीं है,
होगा, मैंने लिखा था, हाँ ये रहा। देखो ड्यू डेट वही होती है जब हमारी रिटर्न फाइल होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हम जीएसटी का रिटर्न भरते हैं उसी टाइम रिटर्न भरने के साथ ही आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो जो रिटर्न्स की ड्यू डेट होती है वही पेमेंट ऑफ टैक्स की भी ड्यू डेट होती है। तो रिटर्न्स भी यहाँ पे देख लेते हैं, अब 2-3 लिखी हुई है, तो फिर उसके बाद हम रिटर्न्स के चैप्टर पे तो जा ही रहे हैं। तो जब हम सेल्स का रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ, वो GSTR 1 में करते हैं और इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स जाती हैं। उसकी ड्यू डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब अगर आप अप्रैल की सारा आपने जो सेल का रिकॉर्ड देना है वो 11th मई तक आपका रिकॉर्ड सारा GST पोर्टल पे जाना चाहिए अंडर GSTR 1। तो आपकी वो सेल रिकॉर्ड सारी वहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आती है GSTR 3B, जो होती है एक पूरी समराइज्ड रिटर्न जिसमें सेल्स और परचेज दोनों का रिकॉर्ड जाता है। इसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब जो फॉर एग्जांपल अप्रैल का लेके चल रहे हैं, तो अप्रैल का जो भी आपका सेल और परचेज दोनों होगा, टोटल सेल टोटल परचेज, इसका जो सारा डेटा होएगा वो आपको 20th मई तक आपको सारा डेटा पोर्टल पर अपडेट करना होगा अंडर द हेड ऑफ GSTR 3B। ठीक है, इसमें सारा पूरा समराइज्ड डेटा आता है। तो GSTR 2B होता है वो परचेज का डेटा है, वो आपको नहीं भरना होता, वो आपका सप्लायर भरता है। जो सप्लायर का सेल होएगा वही आपका परचेज होना चाहिए। तो वो अपने आप सप्लायर का आप जब नाम डालते हो तो उसके साथ ऑटो पॉपुलेट हो जाता है आपके 2B में। तो उसकी वजह से ही आपको ITC भी मिलता है। ठीक है, तो ये 3 मेजरली रिटर्न्स होती है जो सेल परचेज और समराइज्ड सेल परचेज का होता है, जो रिटर्न्स में भी हम समझेंगे। मेजर जो एक कॉमन सप्लायर होता है उसके लिए 3 रिटर्न्स ही मेजरली ज़रूरी होती हैं। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी बोली है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर दैन मैंशनड बिलो, मतलब जो नॉर्मल सप्लायर होता है उसके लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं जीएस, जो ये पेमेंट हो रही है, ये पेमेंट हम ये 3B के साथ पेमेंट करते हैं, ना कि ऊपर वाली के साथ। जो पेमेंट होती है वो मेजरली जो सारी पेमेंट होती है टैक्सेस की, वो समराइज रिटर्न के साथ जाती है। मतलब GSTR 3B के साथ जाती है, ये वाली के साथ पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता है। तो इसके लिए उनका जो ड्यू डेट होता है वो ये वाला आता है, जैसे 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ मंथ फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिट लेवाई, कॉम्पोजिट लेवाई मतलब जो हमने कॉम्पोजिशन सेक्शन 10 में समझा है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का, उनको 18th दे रखी है मंथ, उनको QRMP स्कीम भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब मंथली पेमेंट करके रिटर्न्स उनकी क्वार्टरली भी जा सकती है। तो वो चीज़ भी है, वो शायद आई थिंक नेक्स्ट में है या फिर मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी होंगी। उसके बाद आ जाता है हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194J, जो हमने ऑलरेडी TDS के बात करी थी पहले भी। उनको जो ड्यू डेट दे रखी है दैट इज़ 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और अदर पर्सन जो NRTP या CTP है उनके लिए ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है CTP और NRTP के ऊपर कि उसकी पेमेंट ऑफ टैक्स की होती है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते, है ना। तो उनको होती है एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा होता है, टेम्प्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रखा होता है, जिसके बेसिस पे वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस करते हैं, राइट। तो उनको क्या ड्यू डेट होती है, उनकी होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और 7 डेज जब उनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है रजिस्ट्रेशन की, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, या तो वो अगर उन्होंने ली ही फॉर एग्जांपल 1 मंथ की है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो 90 डेज़ अलाउड होता है 1 मंथ के लिए, या फॉर एग्जांपल टेक 40 डेज़ ले लिए उन्होंने, तो उनको सॉरी 40 नहीं 60 डेज़ ले लिए उन्होंने, तो उनको फर्स्ट मंथ की पेमेंट करनी है। या तो वो फर्स्ट मंथ की पेमेंट जो आपकी उन्होंने सेल और परचेज़ किया उसकी सारी डिटेल 20th तक दे दें ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द कमिंग नेक्स्ट मंथ, या वो दोनों मंथ की जो उन्होंने सेल करी है वो 7 दिन पहले 7 दिन के अंदर अंदर कर दें आफ्टर देयर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ गेटिंग ओवर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। जैसे मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि एक पर्सन ने 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक रजिस्ट्रेशन ली फॉर 60 डेज। यार दिस इज़ वेरी हार्ड टू राइट यहाँ पर, क्योंकि एक NRTP है उसने 60 डेज़ की रजिस्ट्रेशन ली, ठीक है, 60 डेज़ मतलब 2 मंथ्स की रजिस्ट्रेशन ली। तो वो 2 मंथ्स तक वहाँ पर अपना इंडिया में वो बिज़नेस करना चाहता है, मतलब सेल्स करेगा परचेसेस करेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसने डिसाइड किया कि मैं 2 मंथ्स का इकट्ठा ना देके ईच मंथ का दूंगा। अगर वो ईच मंथ का देना चाहता है तो 1 मंथ के बाद उसकी ड्यू डेट बैठती है 20th ऑफ, अगर अप्रैल से मई है तो 20th ऑफ मई बैठती है। 20th ऑफ मई तक उसको सारी पेमेंट, या तो वो 20th ऑफ मई तक सारी पेमेंट दे दे ऑफ दिस मंथ, और अगले मंथ की अगली 20th तक दे दे,
या वो उसके पास ऑप्शन है, या तो वो दोनों मंथ का इकट्ठा करके पे ऑन टिल 7th ऑफ अप्रैल, सॉरी 7th ऑफ जून, मई तक उसकी रजिस्ट्रेशन थी। 7th ऑफ जून मतलब 7 दिन के अंदर अंदर वैलिडिटी उसकी खत्म होने के जब उसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म होगी 7 डेज आफ्टर दी वैलिडिटी 7th ऑफ जून तक उसकी मैक्सिमम पेमेंट हो जानी चाहिए सारे टैक्सेस की। तो उसका विच एवर इज़ अर्लियर, जब भी वो लीव कर रहा है उस हिसाब से उसकी जो सबसे पास में बैठेगी ड्यू डेट इन दोनों रूल के हिसाब से, तब उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। दैट इज़ हिज ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। उसकी ड्यू डेट होती है 10th ऑफ ईच मंथ, क्योंकि उसको TCS भी कलेक्ट करना होता है एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सब कुछ बाकी ड्यू डेट 15th में दे रखी है, मैंने आपको बोला ये टर्म्स के साथ सारा लिंक्ड है। उसके बाद आगे बात इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट, दैट इज सेक्शन 50। तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरेस्ट कब लगता है? सबसे पहले इंटरेस्ट लगता है जब आप पेमेंट आपकी, जैसे यहाँ पर पेमेंट वॉज ड्यू ऑन 20th ऑफ मे, 20th ऑफ मे को आपकी पेमेंट ड्यू थी, बट आपने 20th ऑफ मे को पेमेंट नहीं करी, है ना, तो आपको इंटरेस्ट लगता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 25th को पेमेंट करी, 25th मे को पेमेंट करी, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 21st टू 25th, ये 5 दिन का इंटरेस्ट आपको लगेगा, इंक्लूडिंग 25th, माइंड दैट। तो जो इंटरेस्ट की सारी कैलकुलेशन होती है वो सारी की सारी कैलकुलेशन ऑन डे बेसिस होती है अंडर GST लॉ, ठीक है। तो ऐसे उसकी और उसका जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 18% ओनली। कोई सा भी हो वो डे बेसिस पर लगा देंगे हम, ठीक है। सबसे पहले व्हेन इज इंटरेस्ट, व्हेन levied when delaying payment of taxes is done. For example, liabilities of April, then we have to pay it with GSTR 3B, that is due date up to 20th of May अगर अप्रैल का है। इफ़ द पेमेंट इज नॉट डन टिल 20th ऑफ मे, देन फ्रॉम 21st टिल डेट ऑफ पेमेंट, मतलब कभी भी वो पेमेंट करेगा, मैंने एग्जांपल लिया था 25th का, अगर वो कभी भी पेमेंट करेगा तब तक का उसको इंटरेस्ट लगेगा ऑन द डे बेसिस एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। रेट नॉट एक्सीड 18% एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। एंड दिस इज एग्जाम्पल, ये मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल अगले कॉन्सेप्ट का है ये। तो बुक में से एक बार देख लेते हैं। दैट इंटरेस्ट इज पेबल when person fails to pay GST within the stipulated time or make short payment का ये इंटरेस्ट एग्जाम्पल है। शॉर्ट पेमेंट मतलब कि उसने एक पर्सन ने, टैक्स पेयर ने 20th ऑफ मे को उसकी लाइबिलिटी 1 लाख की बैठ रही थी, उसने 1 लाख की 1 लाख की उसको अंदाज़ा नहीं था, उसने 80,000 की पेमेंट कर दी। 20,000 उसको बाद में रियलाइज़ हुआ दैट ही हैज़ टू पे 20,000 की लाइबिलिटी ऑल्सो, तो उसको एक तरह से वो आफ्टर ड्यू डेट हो गया एक तरह से, ठीक है। तो वो जो आफ्टर पेमेंट होगा तो वो एक तरह से उसने शॉर्ट पेमेंट कर दी अप टू ड्यू डेट, जो बाकी का 20,000 उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको वो ग्रॉस टैक्स पे करना पड़ेगा। 20,000 पे उसको सारा पेमेंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बल्कि अगर वो फॉर एग्जांपल पूरा 1 लाख आफ्टर पेमेंट करता तो उसको वहाँ पर थोड़ी छूट मिल जाती। क्यों? आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि ऐसा क्यों, फिर तो सारे आफ्टर ड्यू डेट ही करेंगे। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट बैठता है एडिशन पे। मतलब जैसे एक पर्सन की, मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल लिया कि 1 लाख थी, एक सेकेंड में ना टू राइट यार, 1 लाख की उसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। उसने 80,000 की पेमेंट कर दी रिटर्न के साथ और 20,000 की नहीं करी, तो गवर्नमेंट उसको देखेगी कि उसने 20,000 की टैक्स चोरी करने की ज़रूरत की है, जो कि सही नहीं लगेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो पूरा का पूरा 20,000 तुमने चोरी करने का वो रखा है, अपना इंटेंशन रखा है, तो ये पूरे के ऊपर आप अब एट द रेट ऑफ 18% दो, जितना भी आप डिले कर रहे हो। बट वहीं अगर आप पूरा का पूरा 1 लाख पे नहीं दो तो वो आपको यहाँ पर आपने जब पेमेंट करी होगी ना 80,000, तो यहाँ पे आपने ITC भी लिया होगा कि आप टैक्स पेमेंट करो, तो इसमें आप जब आप पूरा लेट करोगे तो आप पूरे पे ITC भी लोगे। ITC तो आपको लेना ही है क्योंकि आप ITC तो छोड़ नहीं सकते अपना। ITC लेस करोगे तो आपको टोटल में से पूरे में से फॉर एग्जांपल 20 का आपका ITC था तो आपको 80 का पड़ जाएगा, कि आपको 80 पर ही सारी पेमेंट 80 की ही पेमेंट करनी पड़ेगी इवन आफ्टर ड्यू डेट, और पर इसके ऊपर इंटरेस्ट पूरे 80 में लगेगा। एक तरह से फ़ायदा तो इसको ही है, किसी को भी नहीं है, एक तरह से दोनों का मतलब बराबर ही है, किसी को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है।
बट ये फिर पेमेंट करेगा ऑन 80,000 जितना भी उसने डिले किया होगा, ठीक है। दोनों पे 18% का इंटरेस्ट लगेगा। लेट्स सी यहाँ पर मेक शॉर्ट पेमेंट, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेबल ऑन अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ ITC, ठीक है, एक्सेस पे भी ले सकते हैं। ये इन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस के बारे में बता दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन विलफुल इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स इज 18% ऑन बिलेटेड टैक्स पेमेंट्स एंड 24% ऑन एक्सेस क्लेम ऑफ ITC। अगर आप ITC एज पर सेक्शन 16 नहीं क्लेम करते हो और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्लेम कर लेते हो तो आपको 25 उसको एक तो ITC को रिवर्स करना पड़ता है और जितने अमाउंट पे आपने एक्स्ट्रा लिया होगा जो आप रिवर्स करोगे उस पर ही 24% का एज अ पेनल्टी एज अ फीस आपको टू द गवर्नमेंट पेमेंट करनी पड़ती है। उस पर 24% लगता है सिर्फ। अदरवाइज जो आप सिर्फ नॉर्मली टैक्स के बारे में बात करोगे तो आपको 18% पर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ, ठीक है, हो जाता है। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रूल 88B में गिवन है। इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन पीरियड फ्रॉम डिलेड टू द पीरियड व्हेन यू पे द एक्चुअल मेक द एक्चुअल पेमेंट, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है, ये आप देख सकते हैं। देन TDS का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रेसिपिएंट होता है वो डिडक्टर होता है, जो सप्लायर होता है वो डिडक्टी होता है। मतलब रेसिपिएंट डिडक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, सॉरी फॉर सप्लायर जो वो गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। टैक्स डिडक्टर एट सोर्स एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्सेज ऑन डिडक्टर दैट इज द रेसिपिएंट टू द गवर्नमेंट। TDS का कॉन्सेप्ट है सिर्फ। सप्लाई ट्रांजैक्शन रेट है इसका 1% पे लगता है, ये आपने सारा इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, वही चीज़ है। 1% इंट्रा पे लगता है, इंटर पे 2% लगता है। देन TDS का ही एग्जांपल है, ये TCS है which is collected by e-commerce operator and this is TCS, no limit for TCS collection और monetary limit there is no value for limit। TCS किसी पर भी you have to deduct only, collect only and rate will be 1% जैसे TDS में था 1% इंट्रा और then 2% on इंटर। रजिस्ट्रेशन फॉर इको अंडर 24 क्योंकि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है इको का, ये हमने देखा था सेक्शन 24 पढ़ते हुए। देन डिपॉजिट करना होता है बाय विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ मंथ, लास्ट के 10 दिनों में ऑफ द मंथ शुड बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट जो भी TCS कलेक्टर होगा। एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ TCS की कोई भी डिटेल्स हैं तो बाय 30 नवंबर और एक्चुअल डेट जब आपने फर्निश की होगी अपनी एनुअल रिटर्न, एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर यू शुड बी डू द रेक्टिफिकेशन, अदरवाइज रेक्टिफिकेशन विल इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर आपने रॉन्ग फिल कर दी उसको सही करना चाहते हो देन उसके केस में। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद TCS प्रोविजन सेम है 18% और 24%। 24 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसमें कौन सा ITC ले रहे हैं। 18% पे यू हैव टू पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट जो आप पेमेंट कर रहे हो दैट इज़ फ्रॉम कैश लेजर ओनली, यहाँ पर ITC नहीं आप क्लेम कर सकते, ठीक है। आपके पास चाहे जितना भी बड़ा हो। एंड यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं। विद दैट पेमेंट ऑफ टैक्सेज ओवर, ये छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको ये 5 पेज पढ़ने हैं, आपका सारा पेज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये देखो मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अगर समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू द रिटर्न्स का चैप्टर। रिटर्न्स का बेसिकली तो मैंने यहीं लिख दिया है जो मेन क्रक्स है, GSTR 1, 3, 2B एंड 3, ठीक है। उसके अलावा जो NRTP, CTP या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के होते हैं रिटर्न्स, वो हम इसमें बुक में से देख लेते हैं। इट इज़ ईजी ओनली, ठीक है। सो बेसिकली रिटर्न होता है जब आप सारी आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ करी, उस पर जो आपने GST कलेक्ट किया, GST पे किया, उन सब का जो इन्फॉर्मेशन आप जब गवर्नमेंट को देते हो वो एक स्टैट्यूटरी स्पेसिफिक फॉर्मेट में देते हो गवर्नमेंट को, वो जो फॉर्मेट होता है उसको ही रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है दैट रिटर्न को यू शुड नॉट अंडरस्टैंड एज अ लिटरल सेंस बट it means that furnishing requisite information by taxpayer to the government and it needs to be in specific statutory format, जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है ऑन देयर पोर्टल उसी पर आपको पेमेंट करना, उसको पेमेंट भी करनी होती है, रिटर्न भी फिलअप करनी होती है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, ठीक है। सो इट एक्ट्स एज कंट्रोल ओवर द टैक्स पेड एंड द ITC अवेल्ड। तो टैक्स पे किस में करते हैं, GSTR 3B में, और अवेल किस में करते हैं, 2B में, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पर सेक्शन दिए हैं।
देन बेनिफिट्स क्या होते हैं आईटीसी रिटर्न फाइल करने के? पहले तो टाइमली ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है, कंप्लायंस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर शैल बी एडजस्टेड ईजिली, हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिटर्न, डिजिटल सिनेरियो में लेस चांसेस ऑफ टैक्स इवेजन नहीं होगी, देन डेटाबेस कैन बी यूज फॉर एंड अदर पर्पसेज एज वेल। ठीक है, तो इसमें ना एक और चीज़ होती है कि जो आप सप्लायर आपका है और जो मतलब आप सप्लायर हो जो आपका रेसिपिएंट है, ऐसे ले लो, या आप रेसिपिएंट हो आपका कोई सप्लायर है, ऐसे ले लो। तो ये जो तीनों पार्टीज़ हैं इनमें इंटरलिंकिंग होगी। कैसे इंटरलिंकिंग होगी? जब एक लॉजिकल थिंग है कि आपका सप्लायर है, जितना आप उससे परचेज कर रहे हो वही चीज़ आप आगे सेल कर रहे हो, मतलब उस आपके सप्लायर की सेल्स शुड बी इक्वल टू योर परचेज, राइट? तो उन्होंने क्या किया है कि इसका कंप्लायंस वर्क थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए और लॉजिकल सेंस बिठाने के लिए और घपले ना हो इस चीज़ के लिए उन्होंने इसमें ऑटो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट लाया कि आप अपने सप्लायर जब अपना रिटर्न फिल आउट करेगा तो वही जो आप उसने वहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल करी होगी, आपका नेम फिल करके कि इस पर्सन को मैंने इतने इतने रुपीज़ की ये अमाउंट सेल किया है, ये इसका HSN कोड है। ठीक है, वही चीज़ जब आप सबमिट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका GSTI नंबर वहाँ पे भरेगा इस पर्सन को, मतलब GSTI नंबर के थ्रू उस पर्सन का जो GSTI नंबर है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा इन योर GST नंबर इन योर GST पोर्टल कि आपका ये सप्लायर है, उसने आपके GSTI नंबर पे ये सेल करी है, मतलब आपने ये सारी परचेज करी है, आप ये चीज़ का ITC क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसने कर दिया सीधा सीधा, इसमें कोई भी चेंजेस के चांस ही नहीं है। वरना लोग क्या करते हैं ITC मतलब पहले जब ये नहीं था तो इसके ऊपर काफ़ी केसेस हुए हैं कि लोग क्या करते थे, क्योंकि ITC एसेट है और उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते थे कि हमने इतने इससे ज़्यादा परचेज ले लिया, सिर्फ इन्वॉइसेस ही तो सबमिट करने होते हैं, तो इन्वॉइसेस ज़्यादा डिटेल्स भर के दे टेक मोर ऑफ द ITC, जबकि उन्होंने एक्चुअल में इतनी परचेज करी भी नहीं होती। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसका ही हल निकाला कि जितनी सेल जितना परचेज का जितना सप्लायर का सेल का इन्फॉर्मेशन होगा वही परचेज में जाएगा, उतना ही ITC मिलेगा। ठीक है, सीधी बात। ठीक है, तो यही चीज़ जब आप अपनी सेल का डेटा भरोगे वही जो आपका परचेज जो आपका रेसिपिएंट होगा वो उसके GST या 2B में जाएगा, 2B में जाएगा मतलब परचेज में जाएगा, मतलब जहाँ पर ITC क्लेम कर सकते हो वहाँ जाएगा। ठीक है, देन रिटर्न का मैकेनिज्म क्या होता है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिकली फिल करते हो, फिर गवर्नमेंट असेस कर सकती है आपके इन्फॉर्मेशन को, दैट ऑटो पॉपुलेटेड इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न, जो मैंने आपको भी समझाया सारा, दैट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पर्सन इन्वॉल्व इन आउटवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्ट्स ऑटोमेटिकली इन द रेसिपिएंट्स रिटर्न। यही मैंने आपको बताया, सेल का इन्फॉर्मेशन रेसिपिएंट के परचेज के उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है अपने आप। Then matching of information provided by parties involved in the transaction is matched against each other, matching होती है। Then rectification की window open होती है, जो मैंने आपको भी बताया पेमेंट ऑफ टैक्सेस में 30 नवंबर एंड एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला, वो आपकी रेक्टिफिकेशन की विंडो है, उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट ओनली टू द पर्टिकुलर ज़्यादा जो हाई फाई चेंजेस है, फॉर एग्जांपल एड्रेस चेंज कर रहे हो या आपके फॉर्म का नेम चेंज कर रहे हो, ये जो बड़ी बड़ी चेंजेस है ये रेक्टिफिकेशन नहीं कहलाती। मैंने हमने आपको रजिस्ट्रेशन में बताया था दैट दीज आर कंप्लीट, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर ही लेना पड़ता है जब आपको ऐसी चीज़ें चेंज करनी होती है। रेक्टिफिकेशन मतलब छोटी मोटी चीज़ें कि आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज होगी, ऐसे। ठीक है, देन वैलिडेशन ऑफ डिटेल्स बाय द रेसिपिएंट अपनी चेक कर लेता है डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है मोड्स ऑफ फाइलिंग, कैसे कैसे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। पहले तो आप ऑनलाइन पोर्टल से करोगे, जैसे आपको GSTI नंबर दिया जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उस चीज़ से आप लॉगिन करोगे और अपना रिटर्न फाइल कर दोगे। या आप ऑफलाइन यूटिलिटीज़ भी ले सकते हो, आपके वहाँ जाकर स्टेटमेंट ऑफलाइन वर्कर, और उसके बाद GSP के थ्रू। GSP मतलब GST सुविधा प्रोवाइडर, इनके बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे, इनके पर सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कौन होते हैं GSP, कैसे बन सकते हैं GSP एंड ऑल दैट। ठीक है, देन उसके बाद फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब GSTR1 की बात करते हैं। GSTR1 इज़ फॉर आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल्स का डेटा। A detailed analysis on provisions of section 37 reveals the following. Person who are liable to furnish detail of outward supply form should be used GSTR1. Then due date of filing GSTR1 is 11th. 11th is the 11th of next month is the due date of filing GSTR1. Then details, content and amendments and correction. So
एवरीवन, कौन कौन लाइबल होते हैं? एवरीवन एक्सेप्ट दीज 6 पीपल आर लाइबल टू पे GSTR, फाइल GSTR 1। कौन कौन से पर्सन लाइबल नहीं होते ऑन टू फाइल GSTR 1, मतलब सेल्स का डेटा? IST नहीं होते क्योंकि इनकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होती। NRTP दे आर नॉट लाइबल क्योंकि इन्होंने एडवांस टैक्स पेमेंट किया होती है और वो सिर्फ कैश लेजर से डील करते हैं। सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिट लेवाई, दे आर नॉट अलाउड टू टेक क्योंकि इनको ITC ही नहीं मिलना होता, तो GSTR 1 नहीं पड़ते ये। देन TDS, इको एंड OIDR, ये 6 पर्सन होते हैं जो आउटवर्ड सप्लाई मतलब GSTR 1 दे डोंट फिल, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल। अदरवाइज बाकी सबको जो रजिस्टर्ड पर्सन होएगा दे हैव टू फिल GSTR 1, मतलब अपने सेल्स का डेटा देना होता है। देन ड्यू डेट ऑफ सबमिशन 11th डे आएगा, मतलब आफ्टर 10th डे। 11th डे इज योर टाइम लिमिट, दैट इज ड्यू टू 11th डेट ऑफ सक्सीडिंग मंथ। एंड अगर आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो 13th डे होता है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोला QRMP स्कीम क्या होती है। ये रही QRMP स्कीम। QRMP स्कीम इज़ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं इनको बेनिफिट दिया गया है कि आपको ज़्यादा कंप्लायंस मतलब रिटर्न के चक्कर में हर महीने ना चक्कर मारने पड़े, तो आप क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हो, बट आपको पेमेंट मंथली बेसिस पर ही पेमेंट करनी पड़ेगी टू द गवर्नमेंट। उनको एक IFFF की फैसिलिटी भी होती है, दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, एन ऑप्शनल फैसिलिटी दैट आर मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP स्कीम। देन जो 11th की डेडलाइन है इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इनकी अप्रूवल से। मैं कोई कराता नहीं है, कौन इतने चक्कर में पड़ेगा। देन यही चीज़ इन्होंने बोला, इसको ही एक्सप्लेन किया। देन एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट, पर्सन हुआ रजिस्टर्ड अंडर QRMP उनको 13th की ड्यू डेट होती है, अगर अदर्स को 11th होती है। यही चीज़ उन्होंने वापस बोल लिया। देन एक्सेप्शनल केसेस, CTP, कैंसिलेशन ऑफ GSTIN नंबर। ये कौन से पर्सन है? टैक्स पेयर हु कैन नॉट फाइल GSTR 1 बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड। ठीक है। देन केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन आर इज नॉट अलाउड टू फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। एक ही चीज़ बार बार बोले जा रहे हैं, सॉरी ये GSTR 1 ही तो है। इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश GSTR 3 भी, तो वो इस GSTR 1 नहीं भर सकता और IFF की फैसिलिटी नहीं ले सकता। इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट, रूल 10A। रूल 10A हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, और लास्ट में हमने कवर किया था जब हम RC की बात कर रहे थे। तब हमने बताया था कि जब हम RC के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको 30 डेज़ के का टाइम ब्रैकेट दिया जाता है कि आप बैंक अकाउंट डिटेल्स 30 डेज़ के बाद भी भर सकते हो। जिस पर्सन ने वो डिटेल्स अभी तक नहीं भरी हैं वो GSTR 1 नहीं भर सकता। ठीक है। उसके बाद 3 इयर्स की एक लिमिट होती है कि बिलेटेड रिटर्न्स आप भर रहे हो तो मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स के अंदर अंदर आप भर सकते हो। आई डोंट नो, आई थिंक ये चेंज हो चुका है, पहले तो था ये, पता नहीं इन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया। बट आप याद रखो कि एक पर्सन मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिले कर करके सिर्फ 3 साल तक अपना रिटर्न भर सकता है, उससे ज़्यादा GSTR 1 भर सकता है, उससे ज़्यादा डिले वो नहीं कर सकता। GSTR 1 में एक तो इनवॉइस वाइज डिटेल आती है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स भी डाल सकते हो, डेबिट क्रेडिट नोट्स, तीनों चीज़ की डिटेल्स आती हैं। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल B2B को कर रहे हो, मतलब B2B सप्लाई करो, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर रहे हो, अगर तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है या वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, कोई सा भी सप्लाई है, उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। एक एक इनवॉइस आपको अपलोड करना पड़ेगा मैनुअली। यस, इट इज़ अपलोडेड मैनुअली। बट अगर आप वही B2C की बात करो, मतलब डायरेक्ट आप कस्टमर को सेल कर रहे हो, अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट हो रहा है, तो आपको कंसोलिडेटेड सप्लाईज की डिटेल अपलोड करना इज़ अलाउड। मतलब सब जो आपने एक ही रीजन में, मतलब एक ही स्टेट में सप्लाई करी है टू कस्टमर्स, उसकी एक ही इनवॉइस बना के उसको आप कंसोलिडेटेड टाइप में अपलोड कर सकते हो। बट अगर आपने करी है इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट्स करी है सप्लाई, मतलब अगर आप हरियाणा के सप्लायर हैं, आपने पंजाब में सप्लाई करी है टू द एनी कस्टमर डिलीवरी करके कैसे भी, तो अगर तो वो इन्वॉइसेस का अमाउंट इज अप टू 1 लाख रुपीज़, तो आप कंसोलिडेटेड दे सकते हो। बट अगर वो इन्वॉइसेस का अमाउंट एक्सीड्स 1 लाख रुपीज़, तो आपको इन्वॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे आप B2B के केस में करते हो। ठीक है। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन। जब तक आप सबमिशन नहीं करते तो आप कितनी बार भी GSTR 1 को सबमिट मतलब एडिट करके मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हो। उसके बाद आता है HSN नंबर का कॉन्सेप्ट। HSN नंबर होता है हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन कोड।
ठीक है। तो ऐसा ये कोड होता है सारे गुड्स पे लगता है HSN कोड। ठीक है, ये 8 डिजिट का नंबर होता है जो जो यूनिक जो कैटेगराइज्ड उन्होंने बना रखी है अपनी लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग HSN कोड गुड्स को दिया गया है एज पर गवर्नमेंट। तो उसमें उसको ना, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होती हैं तो आपको 4 डिजिट ऑफ HSN कोड आप अपने जो आपका डिटेल्स है उसमें शो करने पड़ते हैं। बट अगर आपका B2C सेल हुआ है अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तो आपको ऑप्शनल है, आप करो चाहे ना करो। बट अगर आपने करी है सेल मोर देन 5 करोड़ तो आपको मैंडेटरीली 6 डिजिट्स ऑफ योर HSN कोड, जो 8 डिजिट्स में से 6 डिजिट है, दैट शुड बी डिस्प्लेड ऑन योर इनवॉइस। एंड वो चीज़ आपके पोर्टल पर भी विजिबल होनी चाहिए मैंडेटरीली। ठीक है, उसके बाद कंटेंट्स क्या क्या GSTR 1 में होते हैं ये आप एक बार रीड कर लेना। इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ना सारा प्रोसीजरल सा पार्ट ही है, क्या क्या याद रखोगे। एक बार रीड कर लेना, समझ आ जाएगा क्योंकि सिंपल ही है। नाम क्या होता है, नाम भरना है, क्या करना, यही सब कुछ है। कम्युनिकेशन, देन नील GSTR 1, मतलब सेल्स ही नहीं करी आपने पूरा मंथ में, आपने सेल्स ही नहीं करी, GSTR 1 भरोगे कैसे? तो आप मतलब इतना लंबा प्रोसेस क्यों करोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप खाली नहीं छोड़ सकते, भरना तो आपको पड़ेगा, चाहे आप नील भरो। कैसे भरोगे नील? आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होएगा उस पर, उसके थ्रू आप भर सकते हो। SMS आएगा आपको और OTP उस पर भरोगे और आपकी GSTR 1 नील रिलेटेड फाइल हो जाएगी टू द गवर्नमेंट, आपको कन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है। मोड फाइल थ्रू SMS ऑन रजिस्टर्ड नंबर, टैक्स पेयर हैज़ टू पे सबमिट थ्रू SMS एंड वेरीफाइड बाय OTP फैसिलिटी। व्हेन कैनॉट बी फाइल, कब आप नील GSTR नहीं भर सकते? व्हेन टैक्स पेयर हैज़ मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्ट नील रेटेड और नॉन GST सप्लाईज। अब ये जो 3 चीज़ें बोली मैं आपको पिछली 4 वीडियो से बता रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कमेंट्स में बताओ कि इनका डिफरेंस क्या होता है, नील रेटेड, एग्जाम्प्ट और नॉन GST। ठीक है, अगर आपने सिर्फ इनकी सेल करी है तो आपको नील GSTR भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी सर्विस ली है जो RCM में कवर्ड है, या आपने ऐसे गुड्स लिए जो RCM में कवर्ड है, तो आपको नील GSTR भरने की ज़रूरत नहीं है। या आप एन अमेंडमेंट नीड्स टू बी मेड टू दी सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन अर्लियर रिटर्न्स ऑफ, मतलब अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट्स का कोई सीन है तब भी आपको नील GSTR भरने की ज़रूरत नहीं है। देन करंट टैक्स पीरियड एंड प्रायर टैक्स पीरियड, पता है आपको क्या होता है? वही चीज़ इन्होंने बार बार रिपीट करी है, यही 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया भैया। कम्युनिकेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाता है GSTR 1 ऑफ सप्लायर टू द GSTR 2B ऑफ योर रेसिपिएंट। तो ये आ गया नेक्स्ट रिटर्न, दैट इज़ GSTR 2A एंड GSTR 2B। 2A में रिटर्न होती हैं ये सब की जो यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं, NRTP, IST, TDS कलेक्टर, TCS और बिल ऑफ एंट्री, मतलब कंपोजिशन वाले। 2B में होती हैं हमारी नॉर्मल सप्लायर की परचेज की डिटेल्स ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाई furnished by GSTR 1. Details of outward supply furnished by suppliers in GSTR 1 other than the supplier who has opted for QRMP between the day immediately after the due date of furnishing 1 and 1। ठीक है, 1 के बारे में बता दिया। GSTR 5 होती है NRTP भरता है। ISD जो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था, वो GSTR 6 भरते हैं। उसके बाद IFF के बारे में बता दिया इन्होंने। और स्टेटमेंट ऑफ GSTR 2B एवरी मंथ शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द मंथ। ये QRMP में बता दिया कि QRMP में फर्स्ट और सेकेंड मंथ की डिटेल आपको देनी पड़ती है। उसके बाद एक तरह से बस ये आपको इतना ही याद रखना है कि ये सेल्स का डेटा होता है इसके अंदर, सॉरी सेल्स लिख रही हूँ मैं, परचेज़ का होता है, परचेज़ का होता है GSTR 2B में, 1 में सेल्स का होता है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, परचेज़ आएगा। GSTR 3B में आपको परचेज सेल दोनों का समराइज्ड फॉर्म देना होता है। मंथली रिटर्न जो नॉर्मल करते हैं और इसकी ड्यू डेट 20th होती है। QRMP में ये क्वार्टरली करते हैं, तब भी इनकी डिटेल, आई थिंक इनकी रिटर्न डेट क्या होती है, 24th होती है आई गेस, लेट मी चेक, आ जाएगा आगे। देन कंटेंट्स आगे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, द अमाउंट इक्वल टू द टैक्स ड्यू ऑन टेकिंग अकाउंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ बोथ इनपुट टैक्स अवेल्ड एंड टैक्स पेबल ऑफ सच particular shall be paid during the month
एंड एनी अमाउंट दैट इज रेफर टू क्लॉज ए, मतलब पेमेंट क्या क्या करनी होती है इन्होंने ये लिखा है कि एक तो टैक्स अमाउंट जो आपका नेट बन रहा है, नेट मतलब आपका सेल्स माइनस आपका आईटीसी, जो आपका नेट अमाउंट बन रहा है वो आपको पेमेंट करनी होती है। और अगर कोई और अमाउंट है जैसे आरसीएम का है, आपका पेनल्टी फीस अगर आपके ऊपर कोई लग रही है तो उसका भी अमाउंट आपको पेमेंट करना होता है अलॉन्ग विद योर रिटर्न ऑफ GSTR 3 भी, ठीक है। उसके बाद कंटेंट्स है, कंटेंट्स आप एक बार रीड कर लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, इसकी भी वही डेट है 30 नवंबर, और ये व्हेन रिटर्न्स कैन नॉट बी फाइल्ड देन a registered person shall not be allowed to furnish a return for tax period। कब कब वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, GSTR 3 भी कब कब वो फिल नहीं कर सकता। पहली बात तो जब आप अगर कोई आप बिलेटेड रिटर्न भरना चाहते हो, 3 साल से पुरानी रिटर्न हो चुकी है उसको भरना चाहते हो, और अगर आपका रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस टैक्स पीरियड और द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेट टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड येट, मतलब आपने अभी GSTR 1 में डिटेल्स ढंग से प्रोवाइड नहीं करी है तो आप GSTR 3 भी फिल आउट नहीं कर सकते। देन SMS फैसिलिटी वाला इसमें भी पॉइंट है। देन QRMP स्कीम आ गई है, आई मैंने आपको पहले नहीं कराई है तभी ये इधर है। पहली बात तो QRMP स्कीम मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया दैट इट इज़ क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करने के लिए ये स्कीम दी गई है। पहली बात ये ऑप्शनल टैक्स स्कीम है। ऑप्शनल मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आपको लेनी ही लेनी है, जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ इट ऑप्शनल टैक्स स्कीम, वैसे ही QRMP इज़ ऑल्सो ऑप्शनल टैक्स स्कीम। It is optional return filing scheme which once exercised shall be continue for future tax periods automatically. It means that there is no need to exercise it every quarter. Composition में भी यही होता। उसके बाद GSTIN Y scheme. It is GSTIN Y scheme in which some GSTIN for PAN can opt for QRMP and remaining GSTIN may not opt for said scheme. कईयों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, कईयों के लिए नहीं होती है। उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब अगर किसी का ATO इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, मतलब अप टू 5 करोड़ है आपका ATO एग्रीगेट टर्नओवर, तो आप इस चीज़ QRMP के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहते और आपको नॉर्मली मंथली बेसिस पर ही रिटर्न और मंथली बेसिस पर ही पेमेंट करना पड़ सकता है। देन कंडीशन इज़ टू ऑप्ट QRMP इट इज़ नेसेसरी दैट you are a registered person who have furnished return for preceding month and as due on the date of exercising such option। मतलब आपकी अगर आपने अगले मंथ QRMP ऑप्ट करनी है, अगले मंथ से आप ऑप्ट करना चाह रहे हो तो आपकी जो अप टू लास्ट मंथ है तब तक आपकी सारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जानी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट मंथ से QRMP ऑप्ट कर पाओगे। देन मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग preference of furnishing return on a quarterly basis from first day of second month ऑप्शन इज़ बीइंग एक्सरसाइज्ड, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देन लैप्स ऑफ QRMP या तो वॉलंटरली आप ऑप्ट आउट कर लोगे, जो लोग बहुत कम करते हैं। देन सेकेंड इज़ अगर आप इनएलिजिबल हो जाओ, मतलब आपका ATO 5 करोड़ से क्रॉस कर जाएगा, वही चीज़ इन्होंने बोली है। देन फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट आउट ऑफ IFF एंड इट इज़ नॉट ऑप्टिंग आउट, सेम ये देखो आ गया ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इट इज़ 24th, अदरवाइज 22nd की ड्यू डेट होती है फॉर फाइलिंग रिटर्न्स अंडर QRMP स्कीम। देन मंथली पेमेंट आपको दो मेथड्स गिवन है, आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, या तो फिक्स सम मेथड से कर सकते हो या आप सेल्फ असेसमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हो। सो फिक्स सम मेथड क्या कहता है, सो इफ टैक्स पेयर चूजेस फिक्स सम मेथड तो फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन GST पोर्टल फॉर जनरेटिंग ऑटो जनरेटेड और प्री फिल्ड चलान इन PMT 06। PMT 06 में फिक्स सम मेथड होता है, जो आप मतलब पोर्टल आपको कैलकुलेट करके दे देगा आपकी लाइबिलिटी और आप वो पेमेंट कर दोगे। दैट इज चालान अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम ओनली एंड विच कैन नॉट बी एडिटेड। द अमाउंट इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करता है, 35% ऑफ टैक्स पेबल इन कैश in return for preceding quarter where the sum was furnished quarterly or the tax liability of paid in cash whichever is earlier। जो मतलब इन दोनों में से जौन सा भी लेस होएगा वो चीज़ आपको वो जो सिस्टम है वो ऐसा कैलकुलेट करके दे देगा, आप वो पेमेंट कर दोगे, ये होगा फिक्स सम मेथड। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप खुद से भरोगे। द पर्सन कैन पे टैक्स ड्यू बाय कंसिडरिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल in PMT 06। In order to facilitate the ascertainment, the ITC for the avail month is auto drafted by input tax credit system has been made available in GSTR 2B, मतलब 2B के हिसाब से जो आपका असेसमेंट बन रहा है उस हिसाब से आप पेमेंट कर दोगे।
देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी पहले 2 मंथ अगर आप फिक्स सम मेथड ऑप्ट कर रहे हो तो पहले 2 महीने तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तीसरे महीने से तो पेमेंट करनी शुरू करोगे तो उसका 2 महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बट अगर आप सेल्फ असेसमेंट में कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा एज पर सेक्शन 50, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। लेट फीस, लेट फीस इज एप्लीकेबल ऑन डिले ऑफ फर्निशिंग, ठीक है वही है। GSTR 4 क्या होता है? GSTR 4 इज़ फॉर कंपोजिशन टैक्स पे। तो अभी तक हमने करा क्या क्या? हमने अभी तो सिर्फ 3 हमने रिटर्न्स करी हैं। GSTR 1 जो थी हमारी सेल्स की, आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न। GSTR 2 है जो थी हमारे NRTP एंड इन सब की रिटर्न। GSTR 2B जो थी हमारे नॉर्मल सप्लायर्स की परचेज रिटर्न। एंड लास्टली GSTR 3B जो हमारी थी टोटल समराइज्ड फॉर्म, समराइज्ड सेल्स एंड परचेज का डेटा। देन कम GSTR 4 और हमारी आई थिंक 2-3 ही और बची हैं। GSTR 4 है कंपोजिशन की, GSTR 5 इज़ फॉर NRTP एंड आई थिंक 7 भी है, एक आधे और की होगी। 6 इज़ फॉर IST, 3-4 और है, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन आपको मैंने सेक्शन 10 में बता दिया क्या होता है। GSTR 4 जो कंपोजिशन सप्लायर होता है वो GSTR 4 फिल आउट करते हैं। who are eligible person who are paying tax under provisions of section 10 मतलब composition and who are exercising the concessional tax rate of 6%, मतलब composition only, composition को ही 6% पे tax payment करनी होती है। then periodicity shall be each financial year, ईयरली रिटर्न होती है इनकी, कोई मंथली रिटर्न नहीं होती, इनको ईयरली पेमेंट और ईयरली रिटर्न भरनी होती है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज टैक्स पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 दैट इज कंपोजिशन टैक्स प्लस विल फाइल एन एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4, ठीक है यही चीज़ बोला मैंने भी। दैन क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स, सेल्फ असेस टैक्स इनको देना होता है क्वार्टरली स्टेटमेंट के साथ, पेमेंट ऑफ टैक्सेस करनी होती है। in GST CMP 0 form GST CMP 08 containing the details of payment of self-assessed tax for every quarter by 18th of every succeeding day उनको पेमेंट करनी पड़ती है, अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती है ओवर दी क्वार्टर। ड्यू डेट क्या होती है? 30th अप्रैल। ये वाले इसकी स्टेटमेंट की बात हो रही है, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, जो टैक्स देना है वो तो 18 ही है, जो स्टेटमेंट देनी है वो जो CMP 08 में उसकी 30th होती है। ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम GSTR 4 है जो उनका सप्लायर होएगा। देन कंटेंट्स आ गए, क्या क्या आता है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स, टैक्स लाइबिलिटी नॉट एलिजिबल टू टेक ITC, वहीं पे आपको मैंने बता दिया था कॉम्पोजिशन में दैट दे आर नॉट अलाउड टू टेक ITC, composition taxpayer, and they can't discharge their liability only by using cash ledgers. देन नील GST है, इसमें भी वही चीज़ है, नील GST है जैसे हमने ऊपर देखा, OTP एंड ऑल। GSTR 5 इज़ फॉर NRTP, सेम प्रोविजंस है, बस इनकी डेट इज़ ये विद इन 20 days ऑफ द मंथ, जो मैंने आपको बताया ऊपर बताया, 7 days ऑफ वैलिडिटी विच एवर इज़ अर्लियर। ये 13 days नहीं है, 20 days है, 13 days कट हो चुका है विद फाइनेंस एक्ट 2022। देन ड्यू डेट मैंने आपको बता दी, यू हैव टू पे टैक्स विद द रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स में भी बताई मैंने, वही इनकी ड्यू डेट होती है। लिंकिंग ऑफ टैक्स विद दिस एंड दिस, नो लिंकिंग ऑफ ड्यू डेट, कॉम्पोजिशन डीलर, NRTP एंड CTP विद दिस, एंड हाउ टू पे ऑन द पोर्टल ओनली, QRMP स्कीम ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन व्हाट इज दिस, मैनर ऑफ डीलिंग इन डिफरेंस ऑफ द लाइबिलिटी रिपोर्टेड, ये पॉसिबल आज तक तो नहीं होगा बिकॉज अब ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, तो आप इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। देन फर्स्ट रिटर्न इज जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट टाइम रिटर्न फिल करोगे अपना, तो वो जो बीच वाले आपने रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करोगे आप, ठीक है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आई थिंक रिसेंट वीडियो में ही बताया होगा। अभी जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी उसमें डेबिट क्रेडिट नोट्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें आई विल टेल यू अगेन कि फर्स्ट रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस क्या होता है। तो वो जब आप रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस का रिटर्न फिल आउट करोगे तो वो जो रिटर्न होएगा वो फर्स्ट रिटर्न होएगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ लिखी है दैट ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, मतलब जब आप लाइबल हो रहे हो और जब आपको RC मिल रही है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, उस टाइम पीरियड के बीच में जो आप सेल्स करोगे उसका आपको इनवॉइस जनरेट करना है, दैट आर कॉल्ड रिवाइज रिटर्न्स।
revised tax invoices that are issued within that period. And further, you can declare that those as your outward supply and fill out the first return as per GSTR 1 only. फिल वो GSTR 1 में होता है, पता नहीं अलग से क्यों लिखा, क्योंकि सेक्शन है सिर्फ, अलग और कुछ नहीं है. एनुअल रिटर्न इज मतलब GSTR 9 होती है एनुअल रिटर्न में मेजरली. तो ये फिल आउट करनी होती है सबको बाय द एंड ऑफ देयर टेन्योर. जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तब सबको भरनी पड़ती है GSTR 9 नॉर्मल टैक्स पेयर को. ठीक है, अलॉन्ग विद सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो वो एनुअल रिटर्न होती है GSTR 9 मेजरली. तो all taxpayer are required to who are filling these three returns have to fill their annual return only also, and these also have to fill CTP and RTP, ISD and all will also are not required to fill annual return क्योंकि limited period के लिए आ रहे हैं तो ये annual return नहीं fill करते. Its due date is 31st December. जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट इज 31st December. एंड इको को GSTR 9 भी भरना होता है ये भी एनुअल रिटर्न है, बस सिर्फ इको के लिए होता है. 9C इज़ फॉर बिलेटेड पर्सनस जो लेट भर रहे हैं, 3 years के बाद भर रहे हैं या 3 years के अंदर अंदर भर रहे हैं, उनको जो एनुअल रिटर्न भरनी होती है वो 9C होती है. और 9B आर फॉर इको बता दिया, 9C आर फॉर ISTs और जो बाकी पर्सनस हैं. रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भरनी होती है एज पर सेक्शन 44 विच शुड बी सेल्फ सर्टिफाइड. मतलब अपने आप से ही यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें सब कुछ सही भर रहे हो. एंड दैट्स इट. करंट स्टेटस इज दिस एंड दिस. ठीक है, लास्ट इज फाइनल रिटर्न. दिस इज GSTR 10 किसको भरनी होती है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within 3 months of date of cancellation. मतलब जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है उनको फाइनल रिटर्न भरनी होती है. और कब भरनी होती है? बाय विदिन 3 months ऑफ देयर डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर. जैसे भी बताया गया हो वैसे भरना है. तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिख दिया कि GSTR 10 होती है डेट ऑफ कैंसिलेशन से डेट ऑफ ऑर्डर तक विच एवर इज अर्लियर नहीं, विच एवर इज लेटर. सॉरी हम लेटर है, जो बाद की डेट होगी तब तक आप भर सकते हो फाइनल रिटर्न. डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न प्रोविजन उसके रिलेटेड क्या है? पहले तो आपको रिटर्न नोटिस आएगा कि आपने रिटर्न नहीं भरी है. उसके बाद आपको लेट फीस लगेगी एज पर सेक्शन 73(4) जो भी है. और उसके बाद लेट फीस ऑन डिलेड पेमेंट, लेट फीस ऑन GSTR 1 अलग से लगेगी, GSTR 4 पे अलग से लगेगी अगर आप कॉम्पोजिशन वाले टैक्स पेयर हो. डिलेड फी ऑन 7 TDS के रिलेटेड होती है. ये इसके लेट फीस कैसी लगती है? 25 रुपये और 1000 विच एवर इज़ लोअर. मतलब एक तरह से मिनिमम 25 रुपये लगते हैं. लेट फीस ऑन 9 इसकी अलग अलग रिटर्न्स की अलग अलग लेट फीस लगती है, मतलब और कुछ नहीं है. नोटिस आने के बाद सब लेट फीस लगती है. ये आ गया आपकी इलस्ट्रेशन. ये आ गया GSP का कॉन्सेप्ट. इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है. तो GSP होता कौन है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर. कहाँ गया? Section 48 provides the authorization of eligible person to act as GSPs. The GSP can undertake various activities on the behalf of person. मतलब जैसे उनकी डिटेल उनके बिहाफ पर रिटर्न्स फाइल करना, उनके कैश लेजर में डिपॉजिट्स करना, उनके बिहाफ पर कैश लेजर में से पेमेंट्स करना. ऑथराइज्ड पर्सन को उनको ये अथॉरिटी दी गई है. कौन कौन से एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है GSP बनने के लिए? पहली बात तो एक तो बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है और एक एडिशनल कंडीशन होती है. ये बेसिक में तो सारी फुलफिल करनी है. एडिशनल में कोई भी एक फुलफिल कर रहे हो तो यू कैन बिकम अ GSP. तो बेसिक कंडीशन क्या है? पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, वेरी बेसिक. आप साउंड माइंड के होने चाहिए और नॉट एजुकेटेड और इंसॉल्वेंट. मतलब कोई कोर्ट के अगेंस्ट आपका वो नहीं चल रहा है, या इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए. या जो आपने लॉ में पढ़ा है ना वही सब कुछ है कि नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, कोई पागल बंदा नहीं GSP बनेगा. And he has not been convicted by any competent authority and for any imprisonment or not less than 2 years वगैरह वगैरह. ठीक है. एडिशनल कंडीशन क्या है? ये तीन एडिशनल कंडीशन में से कोई एक आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप अलॉन्ग विद बेसिक कंडीशन तो आप GSP बन सकते हो. पहली बात तो आप रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर हो तो बन सकते हो. अगर आप किसी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो जो इस चीज़ को अलाउ करता है तो आप बन सकते हो. और आपने कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन करी है तो आप बन सकते हो.
तो रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर मतलब who under the service of government has worked in post not lower than the rank of group B officer. ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर के नीचे की पोस्ट पे आपने काम ना किया हो, मतलब मिनिमम ग्रुप बी की पोस्ट पर फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और मोर, मिनिमम 2 ईयर के साथ काम किया हो तो आप एक रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर कहलाए जाते हो. रजिस्टर्ड अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनरोल्ड एज सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर की तरह आप एनरोल्ड हो और आपने फॉर पीरियड मोर नॉट लेस देन 5 ईयर तो आप बन सकते हो. थर्ड इज़ क्वालिफिकेशन करी है आपने, कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, हायर ऑडिटिंग एंड एक्सेट्रा. डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन इंस्टीट्यूट, एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट. मतलब एक तरह से ये सारे आपने इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन ली है तो भी आप बन सकते हो. देन अप्रूवल का बताया कि PCT2 में आपको अप्रूवल मिलेगा. और क्या क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटीज़ मेजरली आपको लर्न करनी है कि GSP क्या क्या कर सकता है. डिटेल्स फर्निश कर सकता है, आउटवर्ड सप्लाई में मंथली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट कर सकता है, क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट और वो कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है ऑन दैट अकाउंट ओनली, ऑफ कोर्स अपने में नहीं करेगा. उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या अमेंडमेंट कर सकता है ऑन दैट पर्सनस बिहाफ, मतलब जो एक तरह से टैक्स सेवी पर्सन नहीं है तो वो GSP की सर्विसेज ले सकता है क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन वर्क होता है. देन ऑथराइजेशन क्या है, लिस्ट ऑफ GSPs एनरोल शेल बी मेंटेन ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म GST PCT05. PCT05 में जो एनरोल्ड होंगे पर्सनस वही पर्सनस GSPs की तरह वर्क कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट. और फिर अदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, तो ये एक ऑथराइजेशन वाला लर्न कर लेना पोर्शन, एक इसकी एक्टिविटीज़ लर्न कर लेना GSP में, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये जो बेसिक कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग GSP, ये लर्न कर लेना. ये 3 चीज़ें आप कर लोगे तो आपका GSP वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा. एंड विद दिस आर रिटर्न्स का चैप्टर इज़ ऑल्सो ओवर एंड हमारे यहाँ पे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. जितना जितना मैंने आपको बताया ना वो तो लर्न कर लोगे, आपका केस स्टडीज़ उसमें से ही आएंगी. यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने सारा क्यों नहीं रीड कराया, क्योंकि इसमें से अगर जितना ज़्यादा आप डीप जाओगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होते जाओगे. जितना जितना मैंने आपको कवर कराया है, जितना जितना मैंने बोला है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू सॉल्व द केस स्टडीज दैट विल बी कमिंग इन योर एग्जाम्स. ठीक है, तो मेरे पास पास्ट ईयर्स पढ़े हैं, पहले जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आई विल शेयर दैट पास्ट ईयर्स विद यू ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि GST का पेपर कैसे आएगा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको समझ आएगा. लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई इशू है किसी चीज़ के रिलेटेड, इसमें ऑफ कोर्स रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, डू कमेंट डाउन बिलो. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स ताकि सबका भला हो. थैंक यू सो मच.